नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के सेक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में पाई जाने वाली इंटरडिपेंडेंसी की, आत्मनिर्भरता की। तो दोस्तों, जब हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की आत्मनिर्भरता की बात करेंगे तो हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को प्रभावित करती है और बदले में किस प्रकार से इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को भी वाइस वर्सा प्रभावित करती है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक वीडियो और मटेरियल आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों, यहां पे हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के इंटरडिपेंडेंसी की। मैं आपको बताऊं कि किसी भी इकोनॉमी की जो लाइफ लाइन है वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है। जो देश में किसी इकोनॉमी में पाए जाने वाले लोग हैं, पीपल्स हैं, उनकी जो सबसे बेसिक नीड्स पूरा करता है वो एक तरफ से एग्रीकल्चर है, जो आपके फूड्स के अतिरिक्त जितने भी एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर हैं वो आपके बेसिक नीड्स को मिल्क प्रोडक्ट के रूप में या फिर फिशरीज के रूप में, पोल्ट्री के रूप में पूरा करते हैं। तो पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर है लाइफ लाइन में, इसलिए कह रहा हूं कि पूरा का पूरा पूरे इकोनॉमी के लोगों को एक तरीके से फूड का पूरा व्यवस्था करता है। दूसरी तरफ जो इंडस्ट्री है वो भी लाइफ लाइन है, क्योंकि हमारी छोटी मोटी जरूरतों को, कपड़ा हो, जूता हो, कोई भी एसेंशियल प्रोडक्ट है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, तो वो इंडस्ट्री प्रोवाइड करता है। इसलिए एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री किसी भी इकोनॉमी के लाइफ लाइन है, इकोनॉमी के लोगों के बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं। अब यहां पे बात यह है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कभी भी कॉम्पिटिटिव नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। एग्रीकल्चर पूरी तरीके से इंडस्ट्री को प्रभावित करेगा और इंडस्ट्री पूरी तरीके से एग्रीकल्चर को प्रभावित करेगा। अगर आप इस पीछे बने हुए डायग्राम को देखो तो मैंने बताया है कि एग्रीकल्चर जो है इंडस्ट्री को प्रभावित करता है। मतलब अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हो रही है तो आप देखोगे ड्यू टू एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इंडस्ट्री की भी ग्रोथ रेट पॉजिटिव होगी, उसके ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो कुल मिलाके एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ग्रोथ को प्रमोट करेगी। अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ चल रहा है तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगा। वाइस वर्सा, अगर एग्रीकल्चर स्लो डाउन है तो इंडस्ट्रियल स्लो डाउन होगा। तो दोस्तों उल्टा देखो, अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो वो एग्रीकल्चर को प्रभावित करेगी। अगर एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट है तेजी से, अगर आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो नो डाउट एग्रीकल्चर ग्रोथ भी होगा, और अगर इंडस्ट्रियल स्लो डाउन है तो एग्रीकल्चर में भी स्लो डाउन दिखाई देगा। जब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को प्रभावित करती है तो यहां पे मैंने लिखा है फॉरवर्ड लिंकेज। इसको कहा जाता है फॉरवर्ड लिंकेज। मतलब किस तरीके से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को प्रभावित करती है। फॉरवर्ड लिंकेज इसको बोलेंगे आप, कि किस तरीके से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को प्रभावित कर रही है। बैकवर्ड लिंकेज तब आप बोलते हो जब आप ये देखते हो कि इंडस्ट्री किस तरीके से एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रही है। तो एक तरीके से फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज यहां पाए जाते हैं। अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले अगर आप ध्यान दो तो भारत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था फॉरवर्ड लिंकेज। मतलब एग्रीकल्चर जो है बहुत हद तक इंडस्ट्री को पॉजिटिवली प्रभावित कर रही थी, लेकिन जो बैकवर्ड लिंकेज था वो इतना स्ट्रांग नहीं था, एक वीक था। मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को तो प्रमोट कर रही थी बट इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को उसी रेशियो में प्रमोट नहीं कर रहा था। मतलब उसका जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर को उतनी तेजी से स्टिमुलेट नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब फॉरवर्ड लिंकेज जो स्ट्रांग था लेकिन बैकवर्ड लिंकेज वीक था। देखिए कई बार क्वेश्चन नेट जेआरएफ में पूछा जा चुका है किस तरीके से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच इंटरडिपेंडेंसी होती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज किस तरीके से होते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा सकता है दोस्तों। बट आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन जब आप देखते हो कि HYB सीड्स आती हैं, हाई जो वैरायटी सीड्स आती हैं, तो उसमें बेसिक नीड्स रहता है कि उसमें आपको इरिगेशन फैसिलिटी ज्यादा चाहिए, फर्टिलाइजर ज्यादा चाहिए, पेस्टिसाइड ज्यादा चाहिए। तो जब हम इन और साथ ही साथ टेक्निकल इनोवेशन भी चाहिए, तो ऐसे में आप देखोगे जो बैकवर्ड लिंकेज था वो स्ट्रांग हो गया आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये जो दोनों लिंकेज हैं वो एक तरीके से दोनों स्ट्रांग हुए। पहले से फॉरवर्ड लिंकेज स्ट्रांग था लेकिन बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये जो बैकवर्ड लिंकेज था वो भी स्ट्रांग हो गया। मतलब हमारा इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर को उसी तरह से प्रभावित करने लगा। तो
तो आइए दोस्तों मैं इसको प्रूफ करूंगा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की इंटरडिपेंडेंसी के बीच, और दो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च बताऊंगा सी रंगराजन साहब का जो 1960 से लेकर 72 12 वर्षों के डेटा के आधार पे है, और दूसरा मैं के.एन. राज का रिसर्च आपके सामने रखूंगा। और ये दोनों ही रिसर्च इतने इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आप एस्से लिख रहे हो या एग्रीकल्चर रिलेटेड किसी इश्यूज को लिख रहे हो तो इस रिसर्च को आप लिखोगे तो आपको यूपीएससी में, पीसीएस में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क मिलेंगे। तो बहुत अच्छे से इन दोनों रिसर्च को आपको समझना है, लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि किस तरीके से फॉरवर्ड लिंकेज काम करता है, किस तरीके से एग्रीकल्चर जो है इंडस्ट्री को प्रमोट करती है। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट है वो मैं आपको प्रूव कर रहा हूं कि व्हाट इज फॉरवर्ड लिंकेज, हाउ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि वो क्या तरीका है जिससे जो एग्रीकल्चर है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट को प्रमोट करती है। देखो पहला जो पॉइंट है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री है उसको जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम है वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर है। अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ले लो, ऑयल इंडस्ट्री को ले लो, शुगर इंडस्ट्री को ले लो, जूट इंडस्ट्री को ले लो, टी को ले लो, कॉफी को ले लो, रबर का ले लो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अगर आप देखोगे 30% इंडस्ट्री ऐसी होंगी जिनको सीधे तरीके से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाए, कम हो जाए और उस रेशियो में रॉ मटेरियल न प्रोवाइड करे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को, तो आप देखोगे इंडस्ट्रियल स्लो डाउन आ जाएगी। तो सबसे बड़ी बात, बहुत से इंडस्ट्री है, मैंने कहा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में आप देखोगे 25 to 30% इंडस्ट्री ऐसी है जो सीधे तरीके से रॉ मटेरियल लेती है एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा है, ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो उनको रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होती है, नहीं तो नहीं हो पाती है। तो पहला पॉइंट है कि एग्रीकल्चर प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री, जिससे फॉरवर्ड लिंकेज स्ट्रांग होता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को प्रमोट करती है। दूसरा देखो, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है क्या उसकी डिमांड सिर्फ अर्बन एरिया में होती है? नहीं, भारत का लगभग 70% हिस्सा गांव में रहता है, और जो गांव है वो भारत की आत्मा है, और अधिसंख्य जनसंख्या आप देखो गांव में रह रही है 70%। तो जो रूरल डिमांड है वो रूरल डिमांड जनरेट होता है एग्रीकल्चरल इनकम की वजह से। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, चाहे जूता बोलो, कपड़ा बोलो, टूथपेस्ट बोलो, जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, एसी है, पंखा है, ट्यूब, रॉड, सीएफएल, बैग, जो भी चीज मोबाइल देख रहे हो, वो सबका बड़ा मार्केट, जो एक बड़ा साइज का मार्केट। आप देखते हो ना कि अभी आप लोग बात कर रहे हो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा है, हमारा बगल के जो पड़ोसी देश है बड़े प्रॉब्लम में है, लेकिन भारत की सिचुएशन अभी भी बहुत अच्छी है। उसका रीजन मैं कहता हूं कि भारत की एक बड़ी जनसंख्या। देखो ये डिबेट हो सकता है कि किसी इकोनॉमिक ग्रोथ में व्हाट इज द रोल प्ले बाय ना पॉपुलेशन। बहुत लोग कहते हैं कि इंडिया की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और ये बहुत खराब सिचुएशन है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है और वो खराब सिचुएशन में। चाइना को ले लो, इंडिया को ले लो, यूएसए को ले लो, आप ब्राजील को ले लो, आप किसी भी इकोनॉमी को ले लो, जिसकी इंडोनेशिया को ले लो, जिसकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और वो बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। दोस्तों पॉपुलेशन बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट करता है, डिमांड क्रिएट करता है। तो जो 70% लगभग 80 से 90 करोड़ जो लोग गांव में रह रहे हैं वो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़े मार्केट है। हर छोटे से छोटा प्रोडक्ट आप देखते हो इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है, 1 रुपये का सेस लेके आती है। तो जो बहुत बड़ा एक डिमांड है ना, आपके इकोनॉमी का जो 75% डिमांड है जनरेट इन द रूरल एरिया, और रूरल एरिया का जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम है। तो जो सेकेंड हमारा जो इसमें कंसर्निंग पॉइंट है दैट द इंडस्ट्रियल डिमांड, जो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट है उनका डिमांड किया जाता है रूरल सेक्टर के द्वारा, रूरल इकोनॉमी के द्वारा, गांव के द्वारा। फिर देखो सोर्स ऑफ लेबर फोर्स इंडस्ट्री। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ग्रोथ रेट पॉजिटिव कर रहे हो, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ द लेबर? तो लेबर कहां मिल रहा है इंडस्ट्री को? लेबर मिल रहा है इंडस्ट्री को ड्यू टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के आप जानते हो एग्रीकल्चर एरिया में मैंने पहले भी क्लास लिया है कि बहुत बड़े पैमाने पर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा प्रखंड बेरोजगारी है। ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है, कम है। तो ऐसे में दोस्त एग्रीकल्चर से बहुत ऐसे लोग हैं जो शिफ्ट होते हैं इंडस्ट्री को। तो यहां पे जो एग्रीकल्चर लेबर है वो बहुत हद तक इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा है। अभी आपने देखा मनरेगा के आने के बाद इंडस्ट्री ने कहा है कि हमको अच्छे से लेबर नहीं मिल पा रहे हैं, लोगों को गांव पे ही काम मिल जा रहा है। तो जो लेबर सप्लाई है इंडस्ट्री में वो कहां से आ रहा है? एग्रीकल्चर की वजह से आ रहा है। इसी तरह देखो सोर्स ऑफ फंड, जो मैंने कहा कि लगभग 80 करोड़ से 85 करोड़ जनता, 70% जो इंडियन पॉपुलेशन
पॉपुलेशन गांव में रह रही है, तो वो जो डिपॉजिट करती है, छोटी मोटी जमा करती है, वो उसका जो फंड है वो इंडस्ट्री यूज करता है। आप अपने पैसे को कमाते हो, आप गन्ना उगा रहे हो, आप धान उगा रहे हो, आप डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में लगे हो, डेयरी का काम करते हो, पोल्ट्री का काम कर रहे हो, और आपने सबने पैसा सेविंग किया, और वो सेविंग का जो फंड है वो मोबिलाइज कहाँ हो रहा है? इंडस्ट्री की तरफ। कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई जो है किसी इंडस्ट्री में लगा रहा है। तो जो एक बहुत पैमाने पे बड़ा जो फंड है जो एग्रीकल्चर इनकम से जनरेट हुआ, दे आर यूटिलाइज्ड इन द इंडस्ट्रियल एरिया। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, वो आपके पैसे को लेकर फंड का यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है आपका। फिर फूड फॉर इंडस्ट्री सेक्टर, जो पूरे इंडस्ट्री सेक्टर में लोग लगे हैं, उनको दोनों टाइम खाना देने का काम भी एग्रीकल्चर करे। ये तो बहुत बड़ा एक होलिस्टिक अप्रोच है कि एग्रीकल्चर ना हो तो किसी का लाइवलीहुड ही नहीं चलेगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं जो दिखा रहे हैं कि किस तरह से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, फॉरवर्ड लिंकेज कितना ज्यादा स्ट्रांग है। अब बैकवर्ड लिंकेज की बात कर रहा हूं, जिसको मैंने बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये बहुत स्ट्रांग हो गया। अब बैकवर्ड लिंकेज क्या है भाई? कि इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को किस तरीके से प्रभावित, इसी को तो बोलते हैं इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब घर का एक सदस्य दूसरे के ऊपर निर्भर है और दूसरा सदस्य पहले के ऊपर निर्भर। इंटरडिपेंडेंसी क्या होगी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में, कि किस तरह से अब इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रही है। सेकंड, आप ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तुम देख लोगे इंडस्ट्री प्रोवाइड सीड्स टू एग्रीकल्चर। अब अगर आपके वहां एग्रीकल्चर का काम होता है तो तुम देखते हो जो सीड्स यूज किए जाते हैं वो रिसर्च सीड्स है, हाइब्रिड सीड्स है। वो ट्रेडिशनल सीड्स नहीं होते हैं कि जो किसान जो फसल उगाया उसी को सीड्स के रूप में, नहीं, आप जाते हो रिसर्च सीड लेके आते हो, और आप लेके आते हो जो सीड्स हाइब्रिड सीड्स लेके आते हो, तो वो सब कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम इंडस्ट्री को। तो जो बेहतर पैमाने पे जो आपको सीड्स मिल रही है एग्रीकल्चर को, वो रिसर्च किया जा रहा है इंडस्ट्री के द्वारा, तो आपको मिल रही है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इनहांस हो रही है। तो पहला चीज। दूसरा, फर्टिलाइजर हुआ, पेस्टिसाइड्स हुआ। अब मैंने कहा ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इनहांस हुई है उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है पेस्टिसाइड्स का और फर्टिलाइजर का। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हुए हैं, पेस्टिसाइड्स यूज हुए हैं जिससे कि नुकसान कम हो, वो पूरी से रिसर्च और इंडस्ट्री के द्वारा है। तो दोस्तों, अगर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को फर्टिलाइजर केमिकल न दे, पेस्टिसाइड न दे, तो आपकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत घट सकती है। इसी तरह जो मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, आप जरा देखो, जो बड़े पैमाने पे एग्रीकल्चर में अब हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो मॉडर्न टेक्निक्स लेके आ रहे हैं, ड्रिप इरिगेशंस की आप बात करते हो, है ना, तो किस तरीके से इरिगेशंस की फैसिलिटी, या फिर आप ट्रैक्टर की बात करते हो, हार्वेस्टर की बात करते हो, थ्रेशर की बात करते हो, और डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जा रहे हैं जिससे कि एग्रीकल्चर और जो एलाइड सेक्टर है वो प्रमोट करे। अगर ये इंडस्ट्री रिसर्च करके नहीं देगा तो आपको क्या ये मॉडर्न जो है मशीनरीज मिलेगी क्या? उत्तर नहीं मिलेगी। तो देखो कितना स्ट्रांग हो गया बैकवर्ड लिंकेज, कि अब आप एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री के ऊपर उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना डिपेंडेंट है जितना कि इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के ऊपर है। इसी तरह एग्रीकल्चरल डिमांड, अगर आप देखो, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रहा है चीजें, उनका डिमांड भी तो इंडस्ट्रियल वर्कर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट का डिमांड की भी बात है कि ये डिमांड किसके द्वारा की जा रही है। तो दोस्तों, यहां पे हमने ये दिखाया कि व्हाट इज फॉरवर्ड लिंकेज, व्हाट इज बैकवर्ड लिंकेज, किस तरीके से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है और इंडस्ट्री। अब मैं दो बड़े रिसर्च आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी रिसर्च पे नंबर मिलते हैं। एक रिसर्च किया सी रंगराजन साहब ने 1960 to 72, मतलब 12 वर्ष का डेटा पे, और दूसरा रिसर्च है के एम दास साहब का जो 65 to 80 का। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रिसर्च बहुत ही शानदार है, मजेदार है। इनका मानना है, रंगराजन साहब का मानना है कि जो, अगर आप देखो रंगराजन साहब का रिसर्च पहले मैं ले रहा हूं, कि अगर एग्रीकल्चर में 1% का ग्रोथ रेट हो जाए तो ऑटोनॉमस स्वतः ही इंडस्ट्री में 0.5% का ग्रोथ रेट एक्सेलरेट हो जाए बिना कुछ किए। इनका क्या है, एग्रीकल्चर में अगर 1% का ग्रोथ रेट हो जाए, अगर एग्रीकल्चर में 1%, मान लो एग्रीकल्चर में 3% की ग्रोथ रेट हो रही है, अगर ये 4% का ग्रोथ रेट हो जाए, 1% बढ़ जाए, तो इंडस्ट्री अगर 3% से ग्रो कर रही थी तो बिना कुछ किए 3.5, मतलब 0.5% को इनहांस कर देता है। इसका रीजन क्या है, क्यों 1% का एग्रीकल्चरल ग्रोथ 1% इनहांस कर देता है इंडस्ट्री ग्रोथ को, या फिर वाइस वर्सा आप ये बोलो कि 1% अगर एग्रीकल्चरल ग्रोथ स्लो डाउन हो जाए, कम हो जाए, तो 0.5% यहां पे इनका ग्रोथ रेट डिक्लाइन कर जाए। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखो, इन्होंने बहुत क्लियर कहा है कि दो चीजें हैं यहां पे, दो चीजें हैं। एक जो एग्रीकल्चर है वो आपको क्या करती है,
डिमांड करती है, मतलब इंडस्ट्री के प्रोडक्ट का डिमांड जनरेट करती है। आप जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाते हो, साबुन बनाओ, तेल बनाओ, जूता बनाओ, कपड़ा बनाओ, लैंप बनाओ, एसी बनाओ, सबकी एक डिमांड जनरेट करती है। और दूसरा रॉ मटेरियल, आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। अगर ये 1% का ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में हो गया तो इसका मतलब जो इंडस्ट्री प्रोडक्ट है उसकी ये डिमांड बढ़ा देंगे और ये जो रॉ मटेरियल उसकी जो है सप्लाई बढ़ा देंगे। तो दो ऐसे रीजन है कि एक तो एग्रीकल्चरल डिमांड इंडस्ट्री प्रोडक्ट के लिए बढ़ जाएगी और दूसरा चीज उनको रॉ मटेरियल सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये दो ऐसे कारण हैं जिससे 1% का ग्रोथ 0.5% का ऑटोनॉमस ग्रोथ लेके आता है, या वाइस वर्सा 1% अगर कम हो जाए एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो 0.5% का इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो जाएगा। ऐसे ही के.एन. राज साहब ने 1965 to 80 का रिसर्च किया। अगर आप देखोगे, अगर इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छे से आप पढ़े हो तो जानते हो कि ये जो एरा है इंडस्ट्रियल स्लो डाउन का माना जाता है, कि ये जो 65 to 80 का एरा है एक जो है इंडस्ट्रियल स्लो डाउन का। के.एन. राज साहब ने अपने रिसर्च में कहा है जो ये इंडस्ट्रियल स्लो डाउन दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल स्लो डाउन के कारण रहा, कि एग्रीकल्चर में भी ग्रोथ रेट उतनी ज्यादा नहीं थी इसमें। तो एग्रीकल्चरल स्लो डाउन की वजह से एक तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी उनको नहीं हो पाई और दूसरा जो है सप्लाई नहीं हो पाया रॉ मटेरियल की और उनके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हो पाई। तो इसलिए इंडस्ट्रियल स्लो डाउन का कारण के.एन. राज साहब ने बताया है कि एग्रीकल्चरल स्लो डाउन रहा। तो कुल मिला जुला के दोस्तों बहुत हद तक ये रिसर्च दिखा रहा है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है, किस तरीके से एग्रीकल्चर दो तरीके से डिमांड के रूप में और सप्लाई के रूप में इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है और किस तरीके से दोनों के बीच एक कंप्लीमेंट्री रिलेशन है, न कि कॉम्पिटिटिव। दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से कह दूं, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए। कोविड के बाद कुछ लोगों के पढ़ाई को करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ढेर सारे हमारे पास आते हैं मैसेज कि मैं पहले की तरह से पढ़ नहीं पा रहा हूं या थोड़ा सा मैं नर्वस फील कर रहा हूं। तो दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि आप कभी डिप्रेशन में आ जाते हो, कभी पॉजिटिव फील करते हो, कभी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, कभी कम एनर्जी लगती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिए, अगर आप खुद मोटिवेट करें अपने आप को और देखें कि हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, आपको लाइफ मिला है, कैसे टाइम का बेहतर यूज कर सकते हैं, आप अपने जो भी आराध्य देव हैं उनके विषय में सोचिए, आशीर्वाद लीजिए और जो पृथ्वी पे उनके जो प्रतिनिधित्व हैं, रिप्रेजेंटेटिव है, माता पिता, उनका आप आदर करिए, रिस्पेक्ट करिए, उनका रिस्पेक्ट करिए, उनका चरण बंदन करिए, रोज उनको प्रातःकाल प्रणाम करिए। उनका आशीर्वाद कभी जाया नहीं जाता है, हमेशा पॉजिटिव आपको बनाए रखेगा। उनके विषय में सोचिए और अपनी क्षमताओं का पूरा यूज करने का प्रयास करिए। प्रत्येक दिन ये प्रयास करिए कि कुछ हम नया सीखें। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि अगर एक चिड़िया का अंडा टूटे ना, अपने आकार में ही बना रहे तो खराब हो जाता है, फेंक जाता है, उससे कभी भी कोई छोटी चिड़िया नहीं निकलती जो पूरे आसमान को विचरण करती है, सैर करती है। लेकिन जब अंडा टूट जाता है, अपने अस्तित्व को खो देता है, तो उससे एक सुंदर चिड़िया निकलेगी और पूरे आसमान का विचरण करेगी। जो आप हैं अगर आप वही बने रहेंगे तो कभी बड़ा नहीं कर पाएंगे। जो आपका अस्तित्व है उसको तोड़ना पड़ेगा, निखारना पड़ेगा, उसमें से एक नया पर्सनालिटी आएगा जो पूरे आसमान में विचरण करेगा, आपकी सफलताओं का परचम लहराएगा। तो बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छे लोगों से, पॉजिटिव लोगों से मिलिए और हमेशा ये मत सोचिए कि मैं कितना ज्यादा पढ़ाई कर लूं। थोड़ा सा पढ़ाई करिए बट स्मार्ट पढ़ाई करिए, लग के पढ़ाई करिए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करिए और बी हैप्पी। अपने जीवन में खुश रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी नेचुरलिटी है वो बनी रहे। कभी दूसरे को देख के आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो कि वो दूसरा क्या करे, आप खुद क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, कुछ ना कुछ कर लेता है। तो कभी भी डिमोरलाइज होने की आवश्यकता नहीं है कि मैं क्या करूंगा, कैसे मेरा क्या होगा। आप जो है ना वो आप नेचुरल है, उस नेचुरलिटी को बनाए रखिए। आपके अंदर कुछ है प्रतिभा, उसको निखारिए। आप अच्छा करेंगे, सिर्फ अच्छा करेंगे तब जब कुछ ना कुछ रोज करेंगे। एक ही दिन में 12 घंटा पढ़ के फिर 5-6 दिन पढ़ाने, ये सही स्ट्रेटजी नहीं है। रोज पढ़िए, कुछ ना कुछ अपने आप में ऐड करिए, आप बहुत अच्छा करेंगे। अपने आप पे विश्वास करिए, भगवान पे विश्वास करिए, माता पिता का हमेशा रिस्पेक्ट करिए और अपनी नेचुरलिटी को बनाए रखिए। बी हैप्पी, हैप्पी रहिए। अरे दुखी होने की क्या बात है, छोटी सी जिंदगी, क्यों दुखो, आराम से खुश होकर रहो, स्मार्ट पढ़ाई करो, रोज कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, नोट्स जरूर बनाते रहो। आप एक दिन सफल होंगे। अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, बस अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। आपका सब कुछ एक दिन सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। आप अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।